तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का सेकंड पार्ट फॉर आरआरबी जेई, स्पेशली आरआरबी जेई एंड अदर एजे एग्ज़ाम्स जिसमें भी कंप्यूटर आता हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर हमारे सेकंड लेक्चर है, सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे। तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल जैसे विंडोज़ 7 हो गया, ठीक है, बायोस हो गया। देन अदर जो भी प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम को, जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, वो होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऐप्स होती हैं, जैसे हो गया जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, वर्डपैड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, किसी भी रिलेटेड चीज़ को। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फिर जैसे मैंने लिखा है कि कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। फिर क्या हुआ? कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन। फिर इनके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड एक होता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट हो गए। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे स्पेसिफिकली जैसे अटेंडेंस का कोई सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ अटेंडेंस ले रहा है वो, ठीक है। जैसे कोई पेरोल का हो गया, इनकम से रिलेटेड जो इस शीट बनाता हो ये उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, ये तरीके के होते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो बता ही दिया था, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर सब पे एक एक स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, सबको एक एक करके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि क्या होता है। प्रोग्राम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग प्रोग्राम कंप्यूटर, मैनेजिंग कंप्यूटर। मैंने बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भी वो इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फिर इसमें भी आता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में आते हैं। मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट। इसका जो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे चल के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, विंडोज़ एक्सपी, एम एस डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स। फिर डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स क्या होती है? जैसे आपने प्रिंटर लगाया तो प्रिंटर की ड्राइवर्स होती हैं। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया हो, जैसे जॉयस्टिक्स होती हैं, तो इनके ड्राइवर्स पड़ती हैं। एक छोटी सी डिस्क होती है, नॉर्मल डिस्क इतनी बड़ी होती है तो उसके छोटी सी ऐसी डिस्क होती है। अब तो जनरली डिस्क ड्राइव्स नहीं आती, मतलब सीडी में नहीं आते ड्राइवर्स, अब तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए जाते हैं ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कोई हार्डवेयर लगाया तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, उसका ये एग्जांपल है। जैसे प्रिंटम सॉफ्टवेयर हो गया, पेन टैबलेट सॉफ्टवेयर हो गया। फिर सिस्टम यूटिलिटीज हो गया। जैसे ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में, सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो यूज़र को हेल्प करते हैं कंप्यूटर यूज़ करने में, वो आते हैं इसमें, ठीक। फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोवाइड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने और उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं ना, उन्हें कहते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या होता है ना, इसमें भी कई तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्राइमरी इंटरफेस होता है ऑफ अ प्रोग्राम विद अ कंप्यूटर। इट इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस कंप्यूटेशन दैट कैन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर की खुद की वो लैंग्वेज होती है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज जनरली बोलते हैं, 0 1 पे बेस्ड होती है ना। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी पे बेस्ड है। इसमें भी दो तरीके की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल। तो लो लेवल क्या होता है? इसमें आती हैं, इसके अंडर आती हैं एक मशीन और दूसरी असेंबली। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? रिफर्ड एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट और बिट्स दैट कंप्यूटर रीड आउट्स और इंटरप्रेट्स। मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज पे बेस्ड होती है, ठीक है, 0 1 पे बेस्ड होती है और इसी को रीड और इंटरप्रेट कर पाता है। फिर असेंबली लैंग्वेज होती है यूज टू इंटरफेस विद कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में रिलेशन डेवलप करने में हेल्प करती है ये वाली लैंग्वेज। फिर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और यूजेस इंटरप्रेटर्स, ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। इसका एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा, फोर्ट्रैन, जावा भी होती है इसकी, पास्कल, फोर्ट्रैन, बेसिक, ये सब होती है। फिर इसके बारे आगे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे बिजनेस के ओरिएंटेशन पे बनाई गई थी, ये बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है,
ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म बता ही दिया था, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबॉल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर फोर्ट्रान का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक था, ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए। फॉर लिस्ट होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, देन एल्गोल होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, फिर बेसिक लैंग्वेज यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड इज़ ऑफ कंपाइल्ड नेचर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपाइल्ड नेचर की थी ये पार्ट, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है वो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देन सी लैंग्वेज जो था लैंग्वेज मेड बाय डेनिस रिस्टी, इसका ये काफ़ी पूछा जाता है। डेनिस रिस्टी बारे इट वॉज मेड बाय डेनिस रिस्टी एंड यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड फॉर कंपाइल्ड नेचर। फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी इट इज़ यूज फॉर एक तो यूज फॉर सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एंड कंपाइल्ड नेचर की थी। ये बहुत याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस नेचर की थी, इंटरप्रेटेड नेचर की, कंपाइल्ड नेचर की, या बोथ। तो कंपाइल्ड नेचर याद रखेंगे। बेसिक भी कंपाइल्ड नेचर की थी और फॉर एजुकेशनल पर्पस यूज़ होती थी। देन कोबॉल होता है बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड के लिए थी एंड ऑफ कंपाइल्ड नेचर, ठीक है। फोर्ट्रान जो थी इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस एंड इट वाज आल्सो कंपाइल्ड नेचर। और ये इट वाज मेड बाय आईबीएम के कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनके एक कंपनी है ना, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके थ्रू बनाई गई थी। तो ये याद रखें कि ये कंपाइल्ड नेचर की थी और कैलकुलेशन पर्पस के लिए थी। इसका जो वो फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, या आप लिख के बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये जितनी बार लिखेंगे उतनी बार रिवीजन होगा, इसलिए लिखे भी, बहुत ज़रूरी है लिखना। देन जावा इट वाज मेड बाय जेम्स गॉसलिंग, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेम्स गॉसलिंग के थ्रू बनाई गई थी। एंड इट इज़ इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑफ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड नेचर। देखिए जैसे मैंने बताया था ना, ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड नेचर की है, ठीक है। ये पहली में जो मिली है जो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड नेचर की, अभी तक जो भी डिस्कस हुआ, ठीक है। फिर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या था, क्या था ये पी होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। लिस्ट का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग एक एआई बेस्ड है और कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड नेचर की, दो मिल चुकी हैं, लिस्ट और एक जावा, ठीक है। फिर पास्कल के बारे में बात करते हैं। इट इज़ यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस और कंपाइल्ड नेचर की एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग, ये फुल फॉर्म था ना, ये नहीं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन की है, ये कंपाइल्ड। तो अभी तक जितनी भी डिस्कस की है उसमें से जावा और लिस्प, ये जो है ये कंपाइल्ड एंड वो इंटरप्रेटेड नेचर की है। बाकी जो भी है सब कंपाइल्ड नेचर की, ये तो याद रखेंगे। लिस्ट का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग एंड एल्गोल का जो फुल फॉर्म है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। देन आगे बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे इसके नाम में लिखा है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्प फॉर कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी कंपोनेंट होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर क्या होता है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल है दैट इज़ 0 एंड 1 को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इन मशीन लैंग्वेज। सोर्स कोड को, जो सोर्स कोड कैसे बोलते थे, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, ये, ठीक है। यहाँ पे बताया था ना हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ यू, तो क्या कंपाइलर क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। और इंटरप्रेटर क्या होता है, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या होता है, रीड्स होल सोर्स कोड एट टाइम, जैसे ये पूरा पैराग्राफ है सो कोड का, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे पेज को मतलब एक साथ वो कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन टू लाइन जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये होता है बीच डिफरेंस दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। दोनों मशीन लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करते हैं, बट दोनों के कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और असेंबली लैंग्वेज तो आपको बता ही दिया, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर लिंकर के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा पेज खराब है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये लिंकर क्या होता है, लिंक्स टुगेदर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज फ्रॉम अ सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम। ये इसका जो ये है, ये कोहेरेंट होगा, कोहेरेंट, क्योंकि मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट प्रोग्राम। फिर फंक्शन टू रिजॉल्व रेफरेंस अमंग फाइल्स,
used to determine memory location that code from each module will occupy relates to its instruction by adjusting absolute references। मतलब कोई जगह वहाँ से इस कोड को वेरीफाई करके यहाँ पे यूज़ करने के लिए ये लिंकर का काम होता है। देन लोडर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीअलोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसे कहते हैं? जैसे रैम हुई, इसमें ये जैसे ये रैम है, उसमें ये फाइंड करता है एंड देन उसको यूज़ करता है। ये काम है लोडर का, ठीक है। फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इट परफॉर्म्स जनरल टास्क, जैसे क्या हो गया? एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया। DBMS जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म कैसे बहुत बार पूछा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है इसका। इसका जो बेसिक एग्जांपल है जो बहुत पूछा जाता है, जिसे नहीं पता होगा लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर कुछ नोट पॉइंट्स, जैसे विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। देन फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है, जैसे रोम्स हो गया, ईपी रोम्स हो गया। फर्मवेयर जो होता है एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। फ्रीवेयर क्या होता है? कॉमनली यूज फॉर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फ्रीली फॉर टू यूज बाय इट्स ओनर्स। जैसे एग्जांपल इसका हो गया क्रोम। ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया फ्री होता है। फ्री एक सॉफ्टवेयर है जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, मतलब कॉपीराइटेड बाय गूगल है, बट इसे गूगल ने सबको फ्रीली दे दिया गया है ताकि वो यूज़ कर सके। देखिए मैं पहली बात तो बता देता हूँ, फ्री कुछ नहीं होता इस दुनिया में। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये बोला जाता है ना, तो आपका डेटा उनके पास जाया करता है। फ्री कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो क्रोम के, जैसे आप क्रोम यूज़ करते हैं तो ये डेटा जाता है उनके पास। तो जैसे मैं बता रहा था, फ्रीवेयर क्या होता है? एक कॉपीराइटेड प्रोग्राम होता है जो उनके ओनर द्वारा दे दिया जाता है टू यूज़ फॉर फ्री, ठीक है। फिर स्यूडो कोड क्या होता है? इनफॉर्मल वे होता है ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रोग्राम। इट डज नॉट फॉलो एनी सिंटेक्स स्ट्रिक्टली आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम। देखिए आउटलाइनिंग ऑफ प्रोग्राम बाय किया जाता है स्यूडो कोड के लिए। ये कोई एक डिफाइंड फार्मूला या सिंटेक्स कोड जिसे बोला जाता है वो नहीं फॉलो करता है, ये बस प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। फिर मेमोनिक्स क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोनिक्स यूज़ किया जाता है। फिर असेंबली लैंग्वेज इज़ अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक। मशीन लैंग्वेज इज़ अ मशीन डिपेंडेंट, ये तो मैंने बता दिया था। विजुअल बेसिक्स क्या होता है? इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये याद रखना बहुत ज़रूरी, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और ये कहाँ गया? असेंबली लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये भी हो गया, ठीक है। विजुअल बेसिक्स एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बताया था ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? इट इज़ फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर, एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड हार्डवेयर, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। इसका जो बेसिक एग्जांपल है, जैसे विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया। अब तो 12 जो जो सबसे एडवांस विंडोज़ है वो विंडोज़ 12 है। वो अभी आई नहीं है लेकिन आ ही जाएगी बहुत जल्दी, इसी साल या अगले साल तक। तो विंडोज़ 12 इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा जो एकदम चल रहा है, मतलब जैसे रिसेंट टाइम में जो होगा वो होगा, ठीक है। फिर टाइप्स, एक होता है सिंगल यूज़र OS, इसे क्या बोलते हैं? इट अलाउ ओनली वन यूज़र एट अ टाइम, डिज़ाइन टू मैनेज वन टास्क एट अ टाइम। इसका जो बेसिक एग्जांपल है जो MS-DOS और विंडोज़ 9X है। फिर मल्टी यूज़र, इसमें कई यूज़र यूज़ कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर को। मल्टीपल यूज़र्स कैन एक्सेस कंप्यूटर कॉन्करेंटली, एक साथ कई यूज़र यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होता है? यूज़र नहीं बना जाते हैं कि एक यूज़र स्विच कर लेता है दूसरे यूज़र में, यूज़र 1 यूज़र 2। तो ये सबसे पहले यूज़र ही पूछता है जब आप विंडोज़ ऑन करते हैं। तो ये वही है मल्टी यूज़र OS, यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज सेम डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र एट टाइम। इसका एग्जांपल यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ 7। फिर मल्टीटास्किंग OS। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग जैसे नाम में सबके लिखा होगा, मल्टीटास्किंग प्रोसेस करता है। मेन काम ये है कि आप एग्जांपल याद रखें, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, ठीक है। आजकल तो सारे मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। फिर बैच प्रोसेसिंग किया, अ नंबर ऑफ जॉब पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप, दिस OS डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। ये क्या होता है? कई सारे, जैसे एक MS एक्सेल शीट है, ये यहाँ पे कुछ प्रोसेस करवाना है, 1 2 3 4, ये तीनों एक साथ जाके प्रोसेस करा देगा। ये बैच प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग OS होता है, मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड इन अ मेन मेमोरी। अब तो सारे मल्टी प्रोग्राम ही आते हैं कि जैसे रैम है, मेन मेमोरी है, ठीक है, इसमें कई सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं, तो ये इसलिए होता है, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग OS। फिर टाइम शेयरिंग OS होता है, टाइम इज़ लोकेटेड फॉर प्रोसेसिंग
simultaneously, which enables user located at various terminals to use particular computer system. जैसे एक बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें टाइम के हिसाब से सब ओरिएंटेड है। जैसे एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो जैसे ऑफिस में अटेंडेंस वाला नहीं लगा होता है, जो सॉफ्ट डिवाइस लगा होता है, उसमें जो प्रोग्राम पड़ा होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो टाइम शेयरिंग ओएस होता है। जैसे ही वो जैसे 7:20 की एंट्री, 7:20 के बाद जैसे ही टाइम होगा 7:21 होगा, वो एंट्री बंद कर देगा। तो ये टाइम शेयरिंग ओएस की वजह से पॉसिबल है। फिर रियल टाइम ओएस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू क्विक प्रेडिकेट रिस्पॉन्स टू इवेंट्स विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइनक्स ओएस, HP, विंडोज सी। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे एयरप्लेन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। मतलब जो रियल टाइम में हो रहा हो, मतलब इधर से इंफॉर्मेशन भेजी और तुरंत उधर प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है। ये रियल टाइम ओएस की वजह से होता है, टाइम शेयरिंग की वजह से। इस टाइम शेयरिंग क्या है? रियल टाइम ओएस। टाइम शेयरिंग तो वो होता है जैसे टाइम ओरिएंटेड होता है ना। फिर एम्बेडेड ओएस होता है, ओएस सेल्फ कंटेंट इन डिवाइस। जैसे पहले से ही ओएस इंस्टॉल्ड होता है। जैसे इसका एग्जांपल है टीवी रिमोट। टीवी रिमोट हो गया जैसे, या फिर हो गया ATM मशीन, जिनका एक ही काम है, एक पर्पस है। जैसे ATM का काम है पैसा निकालना, पैसा लेना, बस यही काम है उसका, और कोई प्रोग्राम वो नहीं परफॉर्म कर सकता है। फिर अलग अलग ओएस के बारे में बात कर लेते हैं। ये लाइनक्स होगा, ये लाइनक्स होगा, ठीक है। ओपन सोर्स ओएस होता है, इंश्योर्स हाई सिक्योरिटी एंड क्लोन ऑफ यूनिक्स होता है। एक यूनिक्स का ही एक एडवांस पर्पस है, मतलब एडवांस प्रोग्राम है लाइनक्स। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योर्स हाई सिक्योरिटी एंड ओपन सोर्स ओएस है। फिर यूनिक्स क्या है? डेवलप्ड इन 1960, हैविंग GUI। GUI का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, रिटन इन सी एंड असेंबली लैंग्वेज। कास्ट एक तो केस सेंसिटिव है एंड मल्टी यूज़र एंड टाइम शेयरिंग। वैसे टाइम शेयरिंग मैंने बता ही दिया था। MS DOS क्या होता है? MS DOS इसका जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क OS का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर बाई चांस ना बताओ या किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं। और 1980 में 1 में डेवलप हुआ था। पहला OS है जो PC में रन हुआ था, डेवलप्ड बाय IBM, ठीक है। MS DOS ऐसा OS है जो सबसे पहली बार कंप्यूटर में रन हुआ था। फिर सिंगल यूज़र है, ठीक है। ओनली OS कैन विच कैन बी लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर यूजिंग सिंगल डिस्क, ठीक है। सिंगल यूज़र है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स बताए ना, जैसे ये MS DOS, Windows 9X, मल्टी यूज़र में Windows 7, विंडोज़, ये सब, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? प्लेस वेयर कमांड्स आर इशूड। ऐसी प्लेस होती है जैसे एक रूम अवेलेबल है, वहाँ पे प्रोग्राम इशूड होते हैं, ये उसे प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। फिर इंटरनल कमांड क्या होता है? ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन बूटिंग प्रोसेस। जैसे डेट और टाइम है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाता है जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये इंटरनल कमांड होता है। फिर एक्सटर्नल कमांड क्या होता है? रिक्वायर एक्सटर्नल फाइल्स टू बी लोडेड इन द कंप्यूटर टू रन, जैसे चेकिंग डिस्क, फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये जैसे कोई ड्राइवर्स हो गए जो बाहर से इंस्टॉल की गई ड्राइवर्स हो, ये एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। फिर विंडोज़ एक GUI बेस्ड होता है। GUI का फुल फॉर्म आप बताएंगे। और वर्जन्स काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि कौन से इसमें से विंडोज़ वर्जन है और नहीं, ठीक है। या फिर ये पूछ लेते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल विंडोज़ 7 के बाद कौन सा विंडोज़ आया था, ठीक है। तो ये सब पूछ लेते हैं। तो उसमें वेरियस विंडोज़ है, जैसे विंडोज़ NT का फुल फॉर्म है विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ 95, विंडोज़ ME का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम एडिशन। फिर विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। देन अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बहुत पूछा जाता है, जिसमें एक वो है MS ऑफिस के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। 1985 में आया था। इसका जो बेसिक जो बहुत यूज़ करते हैं, MS वर्ड जैसे बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। एक तो फाइल फॉर्मेट जो है इसका वो .doc है। काफ़ी बार फाइल फॉर्मेट पूछते हैं, जो इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो .doc है, ठीक है। और अब इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद बाय हार्ट, मतलब दिल से याद करिए, ठीक है। जैसे कुछ तो बेसिक्स होंगे आपको याद होगा, लेकिन आपको ये सारे याद करने में, आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आपको ये याद करने, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक है, ये सब याद कर लीजिए। वो वाले शॉर्टकट्स हैं जो बहुत बार पूछा जाता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक्सेल एक स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है। जैसे आप कोई डेटा एंट्री कर रहे हो तो ये एक्सेल में किया जाता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं इसे, यूज़ फॉर एनालाइजिंग मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिलिंग और अकाउंटिंग। कंपोजिशन जो होता है इसका रोज़ एंड कॉलम से बना होता है, ये हो गई कॉलम्स, ये हो गए रोज़, ठीक है। फिर ईच न्यू वर्कबुक क्रिएटेड इन एक्सेल हैज़ 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट। वर्कबुक क्या होता है, एक फाइल जैसी होती है, जैसे आपके पास एक हार्ड फाइल है उसके अंदर 3 पेज हैं तो उसे ये वर्कबुक हो गई, ठीक है। जो फाइल है उसे वर्कबुक बोलेंगे, और अंदर जो शीट्स है 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। फिर एक्टिव सेल कहा जाता है इन विच करेंटली वी आर वर्किंग, मतलब ये एक्टिव सेल जैसे ये हो गया, ठीक है। इसमें कई सेल है तो जो एक्टिव सेल होगी उसकी चारों तरफ ऐसे मोटा सा वो होगा, बॉर्डर होगा, तो उसे एक्टिव सेल्स बोलते हैं। जो इसका फाइल फॉर्मेट है वो डॉट XLSX होता है या फिर और XLX होता है, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो आप लगा देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है कैसी दिखती है, इसे रिबन बोलते हैं ये वाले पार्ट को। ये टाइटल बार हो गया, ठीक है। ये रो हेडलाइन हो गई, ये स्टेटस बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर हो गया, ये वर्टिकल स्क्रॉलर हो गया, ये फॉर्मूला बार हो गया। देन ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर PDF में अवेलेबल मैं करा ही दूंगा, तो ये उसमें से आप देख लीजिएगा। ये शॉर्टकट्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी, कुछ तो शॉर्टकट्स रिपीट ही होते हैं। फिर MS एक्सेस, ये डेटाबेस मैनेजमेंट में काम आता है, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर MS पावर पॉइंट, ये PPT बनाने के लिए होता है। PPT होता है प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले इन्फो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड। इसका जो फॉर्मेट है फाइल का वो PPT है या फिर PPTX, इन दोनों में से कुछ होगा तो वही होता है, ठीक है। फिर ट्रिगर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट और आइटम दैट परफॉर्म अ स्लाइड व्हेन वी क्लिक मूव, ठीक है। ये इस पे आप हैशटैग लगा लीजिए, ठीक है। ट्रिगर का जो मतलब एक बटन होता है MS पावर पॉइंट में, ये उसी का वो है, डेफिनेशन है। फिर मैक्स जूम जो किया जा सकता है वो 400% तक किया जा सकता है MS पावर पॉइंट में। सब में इतना ही किया जा सकता है 400% तक, आप याद रखेंगे, ठीक है। देन ये कुछ शॉर्टकट्स, इसे याद रखेंगे। फिर MS आउटलुक, ये एक ईमेल क्लाइंट है, जैसे एंड्रॉयड का जीमेल होता है, ठीक है, वैसे ही MS आउटलुक जो है वो ईमेल क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो 4 तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, एक बाइनरी, एक ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इसमें जो बेस होता है वो 2 का होता है, ऑक्टल में 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल में 16। जो रेंज होती है वो 0 और 1 होती है बाइनरी, जैसे मैंने बताया था पहले भी। 0 और 1 जो बेसिक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ आता है वो 0 और 1 में समझ आता है। फिर ऑक्टल नंबर हो गया 0 से लेके 7 तक, और डेसिमल हो गया 0 से 9 तक, और उससे हेक्साडेसिमल हो गया 0 से 9 तक। ये फिर ABCDEF तक जाता है, ठीक है। फिर जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बाई चांस हम मैक्स असिस्टेंट की अगर रेलवे ने कोशिश की पूछने की, बाई चांस न्यूमेरिकल सॉल्व करा लिया कि डेसिमल को बाइनरी या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो क्या होता है, डेसिमल को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे एग्जाम्पल है 43, ठीक है। ये वहाँ पे लिखा है, ये मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये बेस हो गया, ये जो हो गया ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो ये कैसे होगा। पहली बात तो एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 43 लिखेंगे, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वोशंट लिखा जाएगा, ठीक। और अब हम डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड किया, हमारा जो क्वोशंट आया वो 21 आया, बट रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा हमारा 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो 10 से हुआ। और जैसे देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, किसी और से नहीं, ठीक है। ऑक्टल में 8 से करेंगे तो 2 से किया, फिर हमारा रिमाइंडर आया 1, ठीक है। फिर 2 से किया, क्वोशंट लिखा, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से किया, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से किया, रिमाइंडर आया 0, फिर आखिरी में जब सबको 1 आ जाता है तो 1 से कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखते हैं। और जब अब देखिए लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से अगर लिखना शुरू करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 1 0 1 0 1 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक।
तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा घुमा के पीछे रीस करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर डेसिमल टू ऑक्टल करना होगा, तो अब 2 की जगह 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया, 7 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर सेक्शन, और ये हमारा हो गया कोशेंट सेक्शन, ठीक है। सबको डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड किया, 7 हमारा रिमाइंडर बचा, यहाँ लिखा। 8 से डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर बचा। फिर ये 205 को डिवाइड किया है, ठीक है। इसको डिवाइड किया है तो हमारा जो कोशेंट आया है वो 1525 आया है, बट हमारा 1525, बट हमारा रिमाइंडर जो आया था वो यहाँ इसी के बराबर लिखेंगे, जो कि आया 5। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 1525 को, फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 5, बट हमारा जो कोशेंट है वो आएगा 190। फिर 190 को डिवाइड किया तो कोशेंट आया 23, बट रिमाइंडर आया 6। फिर 8 को डिवाइड 23 को किया 2 से, ठीक है, तो रिमाइंडर आया 7। फिर 2 को किया तो 0 और रिमाइंडर है 2। फिर ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2766557। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। इन बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हैशटैग लगा लीजिए, रिसेंट में क्वेश्चन में आया था। इन बाइनरी नंबर द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट। जैसे लेफ्ट मोस्ट ये वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये वाला जो है ये, ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। फिर डेसिमल टू हेक्सागोनल करेंगे, तो ये कैसे करते हैं, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड करेंगे। अब सेम प्रोसीजर है, बस 16 से डिवाइड करेंगे, बट एक कैच है इसमें। क्या है, जैसे 16 से डिवाइड किया 9299987 को, तो 3 रिमाइंडर आया। फिर 5812 को डिवाइड 124 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन जो आया ये आया 3632 आया, बट जो रिमाइंडर है वो 12 आया। सब कुछ डिवाइड किया, 14 पे 0 पे रोक के रख दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हेक्सागोनल है ना, यहाँ पे बताया था हेक्सागोनल, तो ए रिप्रेजेंट करता है हमारा 10 को, ये 11, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को, ठीक है। तो जो हमारा 12 है, 12 सी को रिप्रेजेंट करता है और 14 जो है हमारा ई को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे ऐसे जाएंगे तो E30C3 है, इसका आंसर हमारा ये है, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो पीछे करके दोबारा देखिएगा, ठीक है। फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। अभी तक हम लोग कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। इसको कैसे करते हैं एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर ऑक्टल और हेक्सागोनल सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। फिर तो मैं बता देता हूँ 1 जैसे 1101.10 है, ठीक है। ये कैसे होगा, क्योंकि मैं जूम करके थोड़ा बताता हूँ ये क्या कैसे होगा। तो इसका जो प्रोसीजर है, पहले तो इधर से शुरू करेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इधर से शुरू करेंगे। तो सबको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, सब में देखिए 2 ही से इंटू करना है, 2 की पावर देखिए ये 0 पे होगा पावर, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 की पावर 3 प्लस, अब ये लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ तक आ गए, इस वाले पॉइंट तक ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं, अब यहाँ पे प्लस लगाया 1 इंटू 2 की पावर माइनस एक मिनट, 0 हो गया, यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जैसे इंटीजर टेबल्स नहीं होती हैं वैसे पॉइंट के बाद उल्टा शुरू कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 13.5 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ऑक्टल टू डेसिमल सेम टाइप ऑफ कन्वर्जन, बट 8 से इंटू करेंगे, ठीक है। फिर आंसर आया तो ये हो गया हमारा 215.5। अब हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना बी को रिप्रेजेंट करता है जैसे A B C D E F, ठीक है। ए था हमारा 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक।
तो ये जो है बी जो है हमारा है वो हो जाएगा 11, ये बी जो है 11 हो गया, तो 11 इंटू 16 की पावर 2 जैसे ये है ना। फिर सी जो हमारा 12 है, 12 इंटू 16 की पावर 1, फिर 9 इंटू 16 की पावर 0। एक तो किसी की पावर जब 0 होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया 1 हमारा। तो 9 इंटू 1 9 होगा, ठीक। देन 8 इंटू 16 की पावर -1 जो कि ये हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3017.5 आएगा, ठीक। फिर बाइनरी टू ऑक्टल करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल ये कन्वर्जन कैसे होता है? अब डेसिमल में मतलब बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, अब बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे। देखिए यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं बट वो थोड़ा टफ है, मतलब जैसे जो बेसिक होता है मैं वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आप समझ जाएँ, क्योंकि उसे समझना थोड़ा कठिन हो, अगर बाई चांस भूल गए तो थोड़ा टफ है, तो इसको आप नहीं भूलेंगे, मैं वहाँ जहाँ तक मान के चलता हूँ। पहली बात तो ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल अगर वहाँ पे क्वेश्चन आए, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ 99% नहीं आएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। अगर कन्वर्जन करना है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 4 बार 0 रिप्रेजेंट करता है 0 को, फिर 001 1 को। अब क्या है, देखिए ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए ऐसे सबको, मतलब एक तो 0 और 1 में डिस्कस हो रहा है, तो 1 एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे ये 1 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 100 हो गया सीधे, क्योंकि बीच में और किसी पे नहीं आता है जो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करे। फिर 101 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 111 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 1001 हो गया, फिर 1010 हो गया, फिर 1011 हो गया, फिर 1100 हो गया, फिर 1101 हो गया, फिर 1110 हो गया, फिर 4 बार 11 हो गया। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन है सबका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हेक्सागोनल में जाना है तो ABCDEF सबको रिप्रेजेंटेशन। अब अगर कन्वर्जन करना है तो सबसे पहली बात, ऑक्टल है तो 3 के सेट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो उधर 0 लगा दिया जाएगा, ठीक। अब सबको डिवाइड कर दिया, तो अब 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जैसे लिखेंगे ये, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। फिर जो 6 है, जो 110 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, 6 लिख दिया, N6 लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ रहे थे हम लोग, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ने के लिए क्या होगा, सबको 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 है हमारा, ये हो गया। अब देखिए ये 2 बच रहे हैं तो इसके आगे 0 लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लगाया ये 2 0, ठीक है। अब सबका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट किया तो 3 13 7 11 हो गया, तो 13 को डी में बदल दिया और 11 को बी में, तो जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं बाय चांस कि जैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था सबको इनटू करके, तो वैसे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जी, कन्वर्ट तो कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया 1 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 110 110 100 कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या हो गया, 1 इंटू 8 की पावर 8, ठीक है, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 7, प्लस 0 इंटू 8 की पावर 6, फिर ऐसे ऐसे करके 0 इंटू 0 की पावर 8 की पावर 0, ठीक, ऐसे सब कुछ। लेकिन आप बताइए वहाँ पे आप 8 की पावर 8 निकाल पाएंगे? इतना टफ होगा ऐसे निकालना कि आप क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, और वहाँ पे 150 क्वेश्चन होने जिसमें से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप कन्वर्ट ही करते रह जाएंगे। देखिए आंसर तो आ जाएगा बट कन्वर्ट करते करते आप वहीं पर रह जाएंगे। तो आप, मेरा कहना है कि आप इस टेबल से चलें, शायद जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएगा बट हम मान के चल रहे हैं कि पढ़ के जाएँ हम। फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन,
ऑक्टल टू बाइनरी। फिर ये कैसे करते हैं, 1034.15 है कि बेस 8 है, बाइनरी में करना है, तो सबको लिख लेते हैं। फिर उसी टेबल के यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबको लिख लिया 10345, सबको लिखा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 001, यहाँ पे जैसे लिखा ना वो 001, ठीक है। देन ये 0 हो गया, ठीक, 3 हो गया, सबको कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया हमारा, ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे किया, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे आई, ये इस वाली टेबल से आई हैं, ये वाली, ये जो एरो है ना इस टेबल से, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, सब गंदा हो गया काफ़ी, ठीक है। ये इस टेबल से आई हैं, इस टेबल से। वैसे ही हेक्साडेसिमल है, उसमें 3 का सेट 3 का सेट बनना था, इसमें 4 का सेट बनेगा, ठीक है। फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ये काफ़ी और ऊपर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबको लिखा 7632 लिखा, ठीक है। फिर सबको रिप्रेजेंट किया डेसिमल में, 111 110 011 और 01010। फिर 4 का सेट बनाया और उसको कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, ठीक है। एफ को 15 को रिप्रेजेंट करता एफ और 10 को रिप्रेजेंट करता 8, और सबको लिखा, और तो आंसर आ गया हमारा F9A। मतलब ऑक्टल टू हेक्सागोनल सीधे नहीं जा सकते हैं, सबसे पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ठीक। फिर आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरनेट के बारे में डिस्कशन होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं हम तीसरे लेक्चर, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा कंप्यूटर का, उसमें डिस्कस करते हैं। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है उसका लिंक। तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।